हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे लक्ष्मीकांत, जो एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की पूरी लिस्ट दी हुई है 34 से लेके 43 चैप्टर तक। तो उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं कि जैसे कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है, कौन फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए नहीं एलिजिबल है, और जितने भी इम्पोर्टेंट जो इस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जनरली, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी और भी जितने भी एग्जाम्स हैं, और उसको एक याद रखने की बहुत सिंपल सी ट्रिक देखेंगे इसमें। और मतलब मेन पॉइंट देखेंगे इसमें कि क्या क्या इसमें मेन पॉइंट है। सबसे पहले जैसे इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 280 के तहत है ये बनाएगी। इसका जो टर्म्स होता है इलेक्शन कमिश्नर का, ये 6 ईयर्स होता है या फिर 65 ईयर्स। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें अभी जो इलेक्शन कमिश्नर तीन है, एक है सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन इसमें जो रिमूवल होता है वो सीईसी का केवल होता है रिमूवल, मतलब सीईसी को जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है वो उसकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर उसको मतलब ज्यादा प्रेफरेंस दी गई कि सीईसी कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, मतलब सीईसी को केवल प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है इन द सेम वे एज द सुप्रीम कोर्ट जज। मतलब सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को केवल रिमूवल किया जा सकता है सेम प्रोसेस है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जज। लेकिन जो बाकी दो इलेक्शन कमिश्नर है उनको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी। तो ये याद रखिएगा, ये जो अदर टू सीईसी है यानी कि इलेक्शन कमिश्नर है, दे कैन बी रिमूव्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी, और जो सीईसी ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट इन सेम वे एज द सुप्रीम कोर्ट जज। और इससे इम्पोर्टेंट और रिलेटेड पॉइंट ये है कि जैसे जो इलेक्शन कमिश्नर का ये जो एक्सपेंसेस होते हैं वो मतलब चार्ज नहीं होते हैं, जैसे बाकी सबके ये यूपीएससी का जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा एग्जाम में रिलेटेड, इलेक्शन कमिश्नर में चार्ज नहीं होते हैं, ये चार्ज होते हैं यूपीएससी में, एसपीएससी में यानी स्टेट वाले में, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के लिए। और कैग वाला जितना भी एक्सपेंसेस होता है वो चार्ज होता है। चार्ज मतलब उसमें वोटिंग नहीं हो सकती, या तो पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में, और वो उस पर डिस्कशन हो सकता है लेकिन उसको वोटिंग नहीं हो सकती है। और फिर ये मतलब इसका इलेक्शन कमिश्नर का कोई टर्म स्पेसिफाइड नहीं है और कोई क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड नहीं है, और फर्दर अपॉइंटमेंट इसमें पॉसिबल है। अभी मैं ट्रिक बताऊंगा इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि फर्दर अपॉइंटमेंट किसका पॉसिबल होता है और किसका नहीं होता है। तो सबसे पहली बॉडी थी ये इलेक्शन कमिश्नर। और इसमें एक और चीज है कि जैसे जो ये स्टेट के लिए, जो पंचायत के लिए और ये जो म्यूनिसिपैलिटी के लिए होता है, उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, और उसको भी रिमूव किया जाता है एज कंपेयर एज सिमिलर टू द जज ऑफ हाई कोर्ट। तो इलेक्शन कमिश्नर जो कि नेशनल बॉडी है उसको एज कंपेयर टू द सुप्रीम कोर्ट जज, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को एज कंपेयर टू द हाई कोर्ट जज। तो मतलब सीईसी की मतलब पूरा इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट है ये। फिर दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये यूपीएससी है। इसको पार्ट 14 में आर्टिकल 315 से 323 तक, इसमें भी जो मेंबर्स होते हैं उसका 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स। इसमें जो चेयरमैन है और ये जो मेंबर है ये अपॉइंटेड और रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। इसमें ऐसी कोई प्रोसेस नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जज के टाइप की। और इनका जितना भी एक्सपेंसेस होता है वो यूपीएससी का वो सब चार्ज होता है ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, मतलब इन ये एक बार यूपीएससी में जो भी मेंबर हो गए, दे आर नॉट फर्दर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। उसमें कुछ टर्म होता है कि जैसे कोई यूपीएससी का मेंबर था तो चेयरमैन बन सकता है, लेकिन अदर किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के एम्प्लॉयमेंट में ये नहीं, फिर से एम्प्लॉय नहीं हो सकते हैं ये। फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसको भी जो मेंबर्स हैं इसमें 6 ईयर्स और 62 ईयर्स होता है, मतलब 6 ईयर मैक्सिमम या फिर 62 ईयर्स तक। इसके चेयरमैन और मेंबर देखिए इसमें एक डिफरेंस है, इसके जो चेयरमैन और मेंबर उसको अपॉइंट तो कर सकता है गवर्नर, लेकिन दे कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे वो यूनियन हो चाहे स्टेट हो, दोनों को रिमूव कर सकता है सिर्फ प्रेसिडेंट, अपॉइंट कर सकता है अगर यूनियन का हुआ तो प्रेसिडेंट और स्टेट का हुआ तो गवर्नर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और दे आर नॉट एलिजिबल
दोनों यूनियन वाले और स्टेट वाले, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। फिर ये फाइनेंस कमीशन है, ये 280 आर्टिकल के तहत है इसका, और ये जो इसके बंदे हैं ये भी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। मतलब ये एलिजिबल होते हैं कि इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या स्टेट गवर्नमेंट में कहीं भी फिर से अपॉइंटमेंट मिल सकता है। फिर नेशनल कमीशन फॉर एससी और नेशनल कमीशन फॉर एसटी, देखिए जितने भी नेशनल कमीशन है, एक एससी के लिए, एक एसटी के लिए, और फिर एक वुमेन के लिए, फिर एक बीसी के लिए और एक माइनॉरिटी के लिए। तो ये जितने भी हैं इन सब में से सिर्फ नेशनल कमीशन फॉर एससी और नेशनल कमीशन फॉर एसटी ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। नेशनल कमीशन फॉर एससी आर्टिकल 338 और नेशनल कमीशन फॉर एसटी आर्टिकल 338A। दोनों के जो मेंबर्स हैं 3 साल के लिए अपॉइंट होते हैं और प्रेसिडेंट ही करता है। ज्यादातर जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं सबके मेजर रोल होता है प्रेसिडेंट का, और इनको दोनों को सिविल कोर्ट की पावर है, समन कर सकते हैं, बुला सकते हैं किसी को भी। और जो देखिए, और एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि जो एससी, मतलब ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, ये और भी मैटर देख सकता है रिलेटेड टू बैकवर्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट और एंग्लो इंडियन। और जितने भी मैटर्स होते हैं एससी या फिर ओबीसी या फिर एंग्लो इंडियन से रिलेटेड, वो सब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में आते हैं। और जितने भी मैटर्स होते हैं रिलेटेड टू नेशनल, ये रिलेटेड टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वो सब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में आते हैं। इसके लिए एक अलग मिनिस्ट्री क्रिएट की गई है। तो एसटी वाले जितने भी मैटर है वो ट्राइबल मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। फिर ये स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ था, इसको बाद में क्रिएट कर दिया गया आर्टिकल 350B के तहत। ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ था। और कॉन्स्टिट्यूशनल डज नॉट स्पेसिफाई एनीथिंग अबाउट दिस। और जो ये स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर आता है, तो याद रखिएगा ये। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है कैग, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 148। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये कंट्रोलर नहीं है, ये ऑडिटर जनरल है सिर्फ। मतलब ये अकाउंट को ऑडिट कर सकता है जब एक्सपेंडिचर हो चुका हो, पोस्टमार्टम एनालिसिस करता है ये। इसका कोई भी जो मतलब अगर किसी को फंड लेने तो उसको रोकने से कोई अधिकार नहीं है। ये तब पूरी छानबीन करता है जब पूरा पैसा एक्सपेंड हो चुका है। और इसके मेंबर्स जो मतलब कैग है वो भी 6 years या फिर 65 years तक। और ये रिमूव्ड एज ए सुप्रीम कोर्ट जज, जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर वाला, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव किया जा सकता है एज इक्विवेलेंट टू द सुप्रीम कोर्ट जज, और कैग को भी इक्विवेलेंट टू द सुप्रीम कोर्ट जज। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका जितना भी एक्सपेंसेस है वो चार्ज है ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और सैलरी इसकी पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। ये भी एलिजिबल नहीं फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए, फर्दर ऑफिस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में। फिर ये अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये आर्टिकल पहले बात तो 76 के अंडर है ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया है। और उसी का पैरेलल है ये एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट है आर्टिकल 165 के अंडर। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ही सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नहीं है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, वो बस ऐसे ही है एक सपोर्टिव रोल के लिए। और इसके क्वालिफिकेशन ये है कि जिसको भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उस ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट जज। और ये उसी की तरह होता है जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आती है, तो उसी के साथ वही लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट को, उन्हीं की रिकमेंडेशन पे अटॉर्नी जनरल बदलता है। इसका कोई रिमूवल का ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ओनली से अबाउट, देखिए अटॉर्नी जनरल एंड नॉट अबाउट सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। और ये जो अटॉर्नी जनरल है ये मतलब प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी कर सकता है, सो और ये ही इज नॉट डिबार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल सर्विसेज। और ये इन दोनों के कुछ ये पैरेलल ये हैं कि जो सैलरी और टर्म अटॉर्नी जनरल का भी और एडवोकेट जनरल का भी कोई फिक्स नहीं है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, उतना होता है जितना कि या तो प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल के केस में और गवर्नर एडवोकेट जनरल के केस में करता है। कोई भी प्रोसीजर या ग्राउंड फॉर रिमूवल भी नहीं दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड दे बोथ, अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल, दे बोथ होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ अटॉर्नी जनरल, एंड
गवर्नर इन केस ऑफ एडवोकेट जनरल। और देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि जो अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल है, इन दोनों को वो सभी प्रिविलेजेस और वो सभी इम्यूनिटीज मिलती हैं जो कि एक एमपी को या फिर एक एमएलए को मिलती है। एमपी को मिलती है वो इक्विवेलेंट टू होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और एमएलए को जितनी भी इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस मिलती हैं वो इक्विवेलेंट होती है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। जैसे कि एमपी को ये होती है इम्यूनिटी की, अगर कोई सेशन चल रहा है तो 40 डेज उससे पहले और 40 डेज बाद में उसके ऊपर कोई सिविल केस नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन क्रिमिनल केसेस में इम्यूनिटी नहीं होती है। और एडवोकेट ये एमएलए को भी ऐसे ही सेम सिमिलर इम्यूनिटी होती है, तो वो इसको भी होगी। इन दोनों को राइट टू ये राइट टू मतलब ये कोई भी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, कोई भी सेशन अटेंड कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल पूरे कोर्ट में, पूरे इंडिया में किसी भी कोर्ट में हियरिंग में जा सकता है, और एडवोकेट जनरल किसी भी पूरे स्टेट में किसी भी कोर्ट में जा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक क्वेश्चन आता है कई बार कि फर्दर अपॉइंटमेंट किसका पॉसिबल नहीं है। देखिए मैंने बहुत इसको ऑब्जर्व किया बहुत देर तक, एक ट्रिक समझ में आई इसमें कि देखिए जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, 10 बॉडीज दी हुई हैं ये लक्ष्मीकांत में। तो इसमें से जैसे इलेक्शन कमीशन है, तो ये देखिए ये इलेक्शन कमीशन काफी 2 वर्डों में है, मतलब सिर्फ छोटा सा है, इसका नाम छोटा सा है इलेक्शन कमीशन, और दूसरा है ये फाइनेंस कमीशन, तो इसका नाम भी छोटा सा है, 2 वर्ड्स में है सिर्फ। तो इन दोनों के मेंबर फर्दर अपॉइंटमेंट फॉर, इन दोनों के मेंबर का फर्दर अपॉइंटमेंट पॉसिबल है। देखिए लिखा हुआ है एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट। और जिनका भी जो भी बॉडीज है उनका नाम अगर 2 से ज्यादा वर्ड्स का है, कि जैसे यूपीएससी 4 वर्ड्स का हो गया, ये एसपीएससी ये भी 4 वर्ड्स का हो गया, और ये कैग ये भी 4 वर्ड्स, ये 4 वर्ड से भी ज्यादा का हो गया, ये 6 वर्ड्स का हो गया। तो ये तीनों नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट है। देखिए ये एक सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, इसमें आपको अगर अच्छी लगे तो आप भी उसको देख लीजिएगा, वरना ये कई बार कंफ्यूजन रहता है। तो इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन दोनों 2 वर्ड्स के हैं, और ये दोनों का फर्दर अपॉइंटमेंट पॉसिबल है। तो ये आप ऐसे ही मतलब माइंड में अपने याद कर सकते हो कि ये दोनों छोटे हैं, इसलिए उनको फर्दर अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए, और जो बाकी हैं वो 4 वर्ड्स के हैं तो उनको फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं मिलना चाहिए। तो ये पूरी समरी थी और ये इसको याद करने की ट्रिक थी। सो थैंक यू गाइस। प्लीज यार अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक और शेयर कर दिया करो, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉर मोर अपडेट्स। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे समरी ऑफ ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो कि एम लक्ष्मीकांत बुक में दी हुई है। इसमें ये दिया हुआ है 44 से लेके 51 चैप्टर तक, जैसे कि प्लानिंग कमीशन है, और ये फिर देखिए प्लानिंग कमीशन तो अब खत्म हो गया है, अब इसकी जगह नीति आयोग आ गया है। फिर ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, इसका भी अब रोल नहीं बचा है क्योंकि प्लानिंग कमीशन के साथ ही जुड़ा हुआ था ये। फिर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये स्टेटूटरी बॉडी है। फिर ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये भी स्टेटूटरी बॉडी है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि सीवीसी, ये भी स्टेटूटरी बॉडी है। फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी स्टेटूटरी बॉडी है, क्योंकि ये किसी एक्ट के थ्रू बनाई गई हैं। और लोकपाल और लोकायुक्त वाला तो वो पास हो गया है बिल, लेकिन अभी तक उस पर कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया गवर्नमेंट ने। ये इस पिक्चर में ज्यादा क्लियर नहीं आया है, तो इस पिक्चर से देखते हैं। इसमें मेन पॉइंट मैं इसमें आपको बता दूंगा, और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछाते हैं उससे रिलेटेड चीजें देख लेंगे हम इसमें। जैसे कि ये प्लानिंग कमीशन को अगर आप देखें तो प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये दोनों अगर देखिए, अगर ये दोनों तो अब इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ये दोनों दे आर नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टेटूटरी बॉडी। मतलब ये इन दोनों का ना कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन है और ना ये किसी एक्ट के थ्रू बनाई गई थी, ये सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू बनाई गई थी। तो उस सबसे पहले बनाया गया था ये प्लानिंग कमीशन मार्च 1950 में,
और फिर उसके 2 साल बाद जब पहला ये 5 ईयर प्लान हुआ था, तो उसकी रिकमेंडेशन में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई थी 1952 में। तो इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है NHRC, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसमें 5 मेंबर होते हैं, और इसमें जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा वो इसका चेयरमैन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन दोनों एक्चुअली एक एक्ट के थ्रू बनाई गई थी, जिसका नाम है ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। और इन दोनों के पास पावर है टू रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर। दोनों को पैरेलल अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। दोनों के जो मेंबर्स या फिर चेयरमैन की मैक्सिमम एज या तो 5 ईयर्स रह सकते हैं, या फिर 70, जो भी पहले आ जाए तब तक ही रिटायर नहीं हो सकते हैं। वैसे ही स्टेट वाले में भी है। तो इस एक्ट ने एक नेशनल लेवल पे और एक ये हर स्टेट में भी ये ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए बोला था। अब देखिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में 5 मेंबर होते हैं। उसका चेयरमैन होता है रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और क्लियर देख लें इसमें, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में 5 मेंबर होते हैं। उसका ये चेयरमैन होता है रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और प्लस उसमें 4 मेंबर होते हैं। 4 में से 2 मेंबर होंगे जुडिशरी के, यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा या तो सर्विंग या रिटायर्ड, और एक होगा हाई कोर्ट का जज या तो सर्विंग या रिटायर, और प्लस 2 मेंबर्स उसके होंगे जिनका की HR यानी कि ह्यूमन राइट्स में नॉलेज होगा, काफी स्पेशल नॉलेज होगा, तो वो होंगे। तो टोटल 5 मेंबर की टीम है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। उसमें से चेयरमैन है रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और प्लस 4 मेंबर। 4 में से 2 जुडिशरी के, एक सुप्रीम कोर्ट का जज, एक हाई कोर्ट का जज या सर्विंग या रिटायर, प्लस 2 मेंबर जिनको के HR नॉलेज है। और प्लस इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं, मतलब जो भी नेशनल कमीशन फॉर SC और ST और माइनॉरिटी और वुमेन, उनके चेयरमैन भी इसके जो भी ये नेशनल कमीशन फॉर SC ST माइनॉरिटी और वुमेन, इनके चेयरमैन भी इसके मेंबर होंगे। तो ये हो गया NHRC का। अब इसी के पैरेलल में अगर आप देखेंगे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, तो उसमें देखिए नेशनल में 5 होते हैं, इसमें 3 होते हैं मेंबर टोटल। इसमें यहाँ पे रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है नेशनल में, तो यहाँ पे कौन सा होगा, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो भी उस स्टेट का होगा। और प्लस पहले से 4 थे मेंबर, अब उनको फिर 2 कर दिया गया था एक एक्ट के थ्रू। तो टोटल इसमें मेंबर है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में 5, इसमें 3। रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा दोनों के इसमें चेयरमैन, और इसमें 2 मेंबर होंगे। उसमें देखिए 4 मेंबर थे, 4 में से 2 थे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज, और प्लस 2 थे HR नॉलेज वाले, यानी कि आधे जज और आधे HR नॉलेज वाले। वैसे ही इसमें 2 मेंबर्स हैं, तो एक होगा हाई कोर्ट का जज, या तो एक हाई कोर्ट का जज होगा, और या फिर डिस्ट्रिक्ट जज होगा जिसका 7 साल का एक्सपीरियंस होगा। और दूसरा मेंबर होगा जिसको HR यानी कि ह्यूमन राइट्स में नॉलेज होगी। दोनों की जो ये रिटायरमेंट के लिए है 5 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स मैक्सिमम, या फिर 70 ईयर, जो भी पहले आ जाए तब ये रिटायर हो जाएंगे। और दोनों ये देखिए जैसे ये नेशनल ह्यूमन राइट्स वाला ये अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, और इसको प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा ये ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर कमिटी। तो इसके जो चेयरमैन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के और मेंबर, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर कमिटी। उस मेंबर कमिटी में कौन कौन होगा, PM होगा उस मेंबर कमेटी का हेड, प्लस होम मिनिस्टर होगा, प्लस स्पीकर होगा, और प्लस लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा दोनों हाउस में, प्लस यहाँ पे डेप्यूटी चेयरमैन होगा। चेयरमैन नहीं होगा, क्योंकि चेयरमैन जो होता है राज्यसभा का वो उसका मेंबर नहीं होता है। ये आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि यहाँ पे PM प्लस होम मिनिस्टर प्लस स्पीकर और प्लस लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों हाउस में होगा, और प्लस डिप्टी चेयरमैन। वैसे ही अगर आप स्टेट में देखेंगे तो ये जो मेंबर्स हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के, दे विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। गवर्नर उनको अपॉइंट करेगा, और किसकी रिकमेंडेशन में करेगा, ये अ,
हाँ, इसमें इसमें आप बस इसके पैरेलल में आप याद रखना कि इसमें जो भी गवर्नर करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जो भी वहाँ का सीएम होगा, और प्लस लिखा होना चाहिए, देखिए इसको आप ऐसे देख लीजिए कि जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होगा, और उस ये जो कमेटी होंगी उसमें 6 मेंबर्स होंगे, पीएम, होम मिनिस्टर, और प्लस स्पीकर और प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों हाउस में, और प्लस डेप्यूटी चेयरमैन। यहाँ पे चेयरमैन नहीं होगा क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। वैसे ही स्टेट में कौन होगा, पीएम की जगह होगा सीएम, और स्टेट का होम मिनिस्टर होगा, और प्लस स्पीकर होगा जो भी वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली का, और प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन होगा जो भी उस असेंबली का होगा। अगर वहाँ पे यूनिकैमरल सिस्टम है और अगर वहाँ पे बाई कैमरल सिस्टम है तो वहाँ पे सीएम होगा, प्लस स्टेट का होम मिनिस्टर होगा, प्लस जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ का स्पीकर होगा, और प्लस जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ का चेयरमैन होगा, और प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों हाउसेस में, यानी कि ये लेजिस्लेटिव असेंबली में और लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो ये दोनों पैरेलल में ही आप इसको देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो ये दोनों का मेंबर का है, और दोनों के मेंबर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर रीअपॉइंटमेंट है। मतलब दोनों के मेंबर और चेयरमैन को किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता है। दोनों की जो नेचर होता है वो रिकमेंडेटरी होता है, यानी कि एडवाइजरी होता है। दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट को 1 महीने के अंदर जो भी एक्शन लिया है उस उनकी रिपोर्ट पे वो बताना होता है, और बाकी सब चीजें वही बोल बचन है कि वो ह्यूमन राइट्स की करते हैं, सुगो मोटो कर लेते हैं उसमें। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये दोनों, अगर कोई क्राइम हुआ है या फिर ह्यूमन राइट वायोलेशन हुआ है, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन दोनों 1 साल के अंदर उसमें इंक्वायरी कर सकते हैं। प्लस बाकी ये कुछ और पॉइंट है कि जैसे दोनों के पास सिविल कोर्ट की पावर है, दोनों का क्वासी जुडिशियल नेचर है, दोनों स्टेटूटरी बॉडीज हैं क्योंकि दोनों एक्ट से बनाई गई हैं। 1 साल तक ये जो भी ह्यूमन राइट वायलेशन है वो उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं या फिर इंक्वायरी कर सकते हैं, और दोनों का नेचर रिकमेंडेटरी है, यानी कि एडवाइजरी है। और दोनों को बस इतना जरूर है कि जो भी इनकी रिपोर्ट पे एक्शन लिया गया है नहीं, वो 1 महीने के अंदर गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। तो ये हो गया पूरा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। अभी मैं लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा। फिर फिर है ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये करप्शन के लिए रोकने के लिए किया गया था कि जो भी ये इनिशियली ये जो बनाई गई थी बॉडी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये इनिशियली बनाई गई थी एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से। फिर एक कमिटी बनाई गई थी संथनम कमिटी, तो ये याद रखिएगा, संथनम कमिटी इज रिलेटेड टू सीवीसी, और संथनम कमिटी की रिकमेंडेशन पे फिर इसको स्टेटूटरी स्टेटस मिल गया, यानी कि एक्ट इसमें पास कर दिया गया। और इसमें 3 मेंबर होते हैं, एक होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और प्लस विजिलेंस 2 कमीशन होते हैं, कमिश्नर होते हैं। तो उसको किस में इसके लिए भी ये मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और ऑन रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमिटी उसमें होते हैं पीएम प्लस होम मिनिस्टर और प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन। तो ये 3 मेंबर होते हैं इसमें। और उसमें जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है इसकी सैलरी, जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है उसकी सैलरी होती है यूपीएससी के चेयरमैन के बराबर, और जो बाकी के 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं उनकी सैलरी होती है जो यूपीएससी के मेंबर के बराबर। और दे ऑल्सो हैव द पावर टू रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर, और 4 ईयर फिर 65 ईयर तक रह सकते हैं जो भी पहले आ जाए। और ये है पूरा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का मतलब ओवरऑल करप्शन के लिए है ये, कि करप्शन नहीं होना चाहिए जो भी ये सेंट्रल लेवल पे। जो भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसके अंडर ये अपने वो करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। और इनका ज्यूरिसडिक्शन जो होता है ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, जितनी भी ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स हैं प्लस और भी कई सारे पब्लिक सेक्टर बैंक, आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी और भी कई सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और सब में है। तो ये हो गया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये
इसकी सैलरी और बाकी जो टर्म्स होते हैं वो यूपीएससी के बराबर होते हैं, यूपीएससी के चेयरमैन के बराबर, सीवीसी का, और जो बाकी दो विजिलेंस कमिश्नर कमिश्नर होंगे उनके जो यूपीएससी के मेंबर के बराबर होगा। और संतनम कमिटी इज रिलेटेड टू सीवीसी। संतनम कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसको स्टेटूटरी स्टेटस मिला था, पहले ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से थे। फिर ये लास्ट में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, इनको भी पैरेलल देखेंगे हम। ये दोनों एक एक्ट वो पास हुआ था, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में, उसी के अंडर बनाए गए थे। इंडिया लेवल पे सेंट्रल और बाकी स्टेट लेवल पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। देखिए दोनों में जो मेंबर्स हैं उसमें ये दिया हुआ है कि एक होगा सीआईसी यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और प्लस मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, और स्टेट में भी वैसे ही होगा कि एसआईसी यानी कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर और प्लस मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। ये इसकी सैलरी इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होगी जो सीआईसी होगा, और बाकी की जो भी होगी इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी होगी उनकी जो मतलब जो सीआईसी होगा उसकी सैलरी होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर, और इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी होगी इलेक्शन कमिश्नर के बराबर। इनको भी सिविल कोर्ट की पावर है, और इनके जो चेयरमैन और मेंबर्स का जो सिलेक्शन होता है उसके लिए भी कमेटी है। ये पीएम है उनमें, और लीडर ऑफ अपोजिशन है, प्लस यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिसको कि पीएम नॉमिनेट करेगा। और वैसे ही स्टेट पे सीएम होगा और प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन और प्लस स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर जिसको कि सीएम अपॉइंट करेगा। स्टेट कमिश्नर के पास भी, इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास भी सिविल कोर्ट की पावर है, और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होगा उसकी सैलरी होगी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बराबर, और प्लस जो स्टेट के इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, जो स्टेट का मतलब जो चेयरमैन होगा उसकी सैलरी होगी इलेक्शन कमिश्नर के बराबर, और जो उसके बाकी इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे उनकी सैलरी होगी चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के बराबर। बाकी 5 इयर्स तक या फिर 65 इयर्स तक जो भी पहले आ जाएगा तब तक ही रहेंगे, इसमें भी ऐसा ही है। और जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ये 3 मेंबर कमिटी जो मैंने बताई, पीएम प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन प्लस अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम। और वैसे ही स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर में भी जो मेंबर्स होंगे 5 इयर्स या 65 इयर्स तक रहेंगे, जो भी पहले आ जाएगा। और ये इनको अपॉइंट करेगा कौन? गवर्नर करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीएम प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन प्लस स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर ये नॉमिनेटेड बाय सीएम। और लेकिन इसमें एक बात और जरूरी है कि जैसे जो यूपीएससी की पैरेलल बॉडी थी एसपीएससी, तो उसमें नॉमिनेट करता था गवर्नर लेकिन उसको रिमूव करता था प्रेसिडेंट। लेकिन स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर में दे कैन ऑल्सो बी रिमूव, दे कैन बी रिमूव बाय गवर्नर, मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं, ये एक एक्सेप्शन है, बाकी ज्यादातर चीजें मिलती जुलती हैं। और जितनी भी ऑल द पब्लिक रिकॉर्ड्स मस्ट बी गिवन टू द ये कमीशन ड्यूरिंग इंक्वायरी, ये सीआईसी के लिए भी यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के लिए भी, एसआईसी के लिए भी। और ये जो ये तीनों मतलब जितनी भी ये बॉडीज हैं जैसे कि एनएचआरसी है, एचएसआरसी है, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, और ये एसआईसी और ये सीआईसी, इन ये सब के पास सिविल कोर्ट की पावर है, जुडिशियल करेक्टर है। और सबसे बड़ी बात ये जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि ये जितने भी मेंबर्स हैं दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर रीअपॉइंटमेंट, ना एनएचआरसी के, ना एसएचआरसी के, ना फिर ये सीबीसी के, ना सीआईसी के, और ना एसआईसी के। देखिए पिछले वाले वीडियो मैंने ट्रिक बताई थी, इसमें बताया था कि जो भी इलेक्शन कमीशन के मेंबर होते हैं दे आर एलिजिबल फॉर द फर्दर अपॉइंटमेंट, मतलब उनको दोबारा किसी कोई गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट मिल सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कोई फर्दर अपॉइंट किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन केवल यही दो हैं जिनके मेंबर्स एलिजिबल होते हैं फर्दर रीअपॉइंटमेंट के लिए। तो मैंने इसके लिए ट्रिक बताई थी कि ये दोनों इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन, इन दोनों के दो दो वर्ड से बना हुआ है, तो ये छोटे हैं, तो छोटे हैं इसलिए इनको फर्दर अपॉइंटमेंट पॉसिबल है। इनका फर्दर मतलब छोटे हैं तो इन लोग को ज्यादा खेलने का मतलब अवसर मिलना चाहिए, इसलिए इनको फिर से अपॉइंटमेंट कर देते हैं। और बाकी जो 2 वर्ड से ज्यादा वर्ड वाले बने हैं जैसे यूपीएससी, इसमें 4 वर्ड है, एसपीएससी इसमें भी 4 वर्ड है,
फिर CAG, इसमें 6 वर्ड हैं। और तो इन तीनों में, इन तीनों, ये तीनों दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट। और वैसे इसमें भी देखिए, ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये भी 4 वर्ड से बना हुआ है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये भी 4 वर्ड से बना हुआ है। CIC, ये 3 वर्ड से बना हुआ है, 2 से ऊपर है मतलब। और ये SIC वाला भी 3 वर्ड से बना हुआ है। तो जितने भी 2 वर्ड से ऊपर वाले नाम है, 2 वर्ड से ज्यादा वाले नाम है, वो सब they are not eligible for reappointment, they are not eligible for further appointment under गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। बस याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन के मेंबर और फाइनेंस कमीशन के मेंबर 2 वर्ड से बने हैं तो छोटे हैं, तो उनको ज्यादा खेलने का मतलब हक है, तो उनको फिर से अपॉइंटमेंट दिया जाता है। बस ये ट्रिक है, ये ऑब्जर्वेशन है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे याद रख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने देखा है कई सारे पेपरों में, जितने भी पेपरों में ये आता है, और उसमें याद करने में बहुत मुश्किल होती है। तो ये पूरी क्लोज ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने ट्रिक बनाई है। लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉर मोर अपडेट्स।